नाभिकीय ऊर्जा समझते हैं। देखिए, प्रत्येक नाभिक, हर नाभिक ये चाहता है कि वो क्या हो, अस्थाई हो। हम लोग कल पढ़े थे ना नाभिक के अस्थायित्व के बारे में, कि नाभिक कब अस्थाई होता है, जब उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब कि ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा तो वो ज्यादा अस्थाई होगा। तो हर नाभिक ये चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो अस्थाई है, मतलब कि पूर्णतः अस्थाई नहीं है, तो हर नाभिक ये चाहता है कि वो क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। अब छोटा नाभिक भी यही चाह रहा है अस्थाई होने के लिए, बड़ा नाभिक भी क्या चाह रहा है, अस्थाई होने के लिए। तो हर तरह के नाभिक यही चाहते हैं कि वो क्या हो, अस्थाई हो। तो अस्थाई होने के लिए ये नाभिक क्या करते हैं ना, कि कभी कभी छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा नाभिक होता है ना, टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में क्या होता है, बिखर जाता है, मर जाता है। दोनों प्रक्रिया होती है हाँ अस्थाई होने के लिए। कभी कभी छोटे नाभिक जुड़ जाते हैं और कभी कभी बड़ा नाभिक टूट जाता है। दोनों प्रक्रिया है क्या होने के लिए, अस्थाई होने के लिए। तो जब नाभिक अपना अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है तो वह ऊर्जा निकालता है, और जो ऊर्जा निकालता है वही नाभिकीय ऊर्जा भी कहलाता है। हम उसी को बंधन ऊर्जा भी कहे थे, कि नाभिक अस्थायी होने के लिए जितना ऊर्जा मुक्त करता है वो क्या है, बंधन ऊर्जा। और उसी बंधन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा भी बोलते हैं। तो एक तरह से कहें तो चूंकि नाभिक से प्राप्त हो रहा है ऊर्जा ना, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार का होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन का मतलब हुआ कि जब कोई भारी नाभिक, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है। मैंने सीधा सीधा समझिए ना कि जब कोई नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक नाभिकों में विखंडित हो जाता है, तब तो अस्थायी तो हो गया, लेकिन उस दौरान वहां से क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है, नाभिक के दो या दो से अधिक नाभिक में टूट जाने की जो घटना है, प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, परमाणु भट्टियां। परमाणु बम तो जानते होंगे कि परमाणु बम कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है, भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। वो कौन सा ऊर्जा है, वो नाभिकीय ऊर्जा है। हाँ, नाभिकीय ऊर्जा है। और वो किससे प्राप्त हो रहा है, नाभिकीय विखंडन से। तो और इसी का उल्टा होता है नाभिकीय संलयन में। संलयन में नाभिक क्या होते हैं, जुड़ करके भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर नाभिक टूट करके हल्के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है, परमाणु बम, और काम करता है नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। इसको बोलते हैं परमाणु भट्टी। ये क्या है, परमाणु भट्टी से बिजली बनता है। नाभिकीय रिएक्टर से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, और नाभिकीय विखंडन वहां पर सीमित मात्रा में कराई जाती है। और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे पानी गर्म किया जाता है, और पानी गर्म करके उससे वाष्प उत्पन्न किया जाता है, और उस वाष्प को कहाँ भेजते हैं, टरबाइन के पंखुड़ियों पर भेजते हैं। तो टरबाइन की पंखुड़ियां घूमती है और बिजली बनता है। मेन चीज है उसमें उत्पन्न करना ना, उसमें उत्पन्न करके, अच्छा वही अपने यहाँ किससे उत्पन्न होता है, कोयले से उत्पन्न होता है। तो कोयले से पानी गर्म करते हैं, उससे भाप बनता है, भाप को भेजते हैं टरबाइन पर। मेन काम है टरबाइन को घुमा देना, चाहे जैसे घुमाओ, भाप से घुमा दो, जल से घुमाओ, हवा से घुमाओ, जैसे घुमा दो, मेन काम है टरबाइन को घुमाना। तो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग दो जगह होता है, परमाणु बम में और नाभिकीय रिएक्टर में। तो विखंडन समझ गया ना क्या है, जो इसमें भारी नाभिक क्या होता है, टूट करके दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाता है, और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लिखिए, अब थोड़ा सभी लोग ध्यान से देख ले। हम जानबूझ के इतना रिएक्शन लिख दिया ना, खोज के फिर खोजना नहीं पड़ेगा, एक ही बार तुमको बस घी बना के दे देते हैं। देखो नाभिकीय विखंडन में क्या होगा, ध्यान से सुनो। नाभिकीय विखंडन में परमाणु का जो नाभिक होगा
वो 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूट जाएगा और टूटने के दौरान ऊर्जा मुक्त करेगा, जिसको हम बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिक का जो है 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय विखंडन। इस नाभिकीय विखंडन के होने से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को हम बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा। जैसे नाभिकीय ऊर्जा 2 अभिक्रियाओं से प्राप्त होता है, या तो नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होगा, नहीं तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होगा। अब नाभिकीय विखंडन होता कैसे है? तो जब किसी परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं ना, बमबारी का मतलब कि बहुत तेजी से न्यूट्रॉन को भेजते हैं टकराने के लिए, तो बहुत तेजी से न्यूट्रॉन को भेजेंगे टकराने के लिए, तो न्यूट्रॉन ही जाता है और नाभिक से क्या होता है? टकराता है। क्योंकि अल्फा बीटा तो जाके टकराएगा नहीं, अल्फा कण टकराएगा जाके नाभिक से? नहीं, क्योंकि नाभिक भी धनावेशित, अल्फा कण भी धनावेशित। आज सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो न्यूट्रॉन के पास ही होता है। तो न्यूट्रॉन को भेजते हैं कहाँ पर टकराने के लिए? नाभिक से, और न्यूट्रॉन जाता है नाभिक से टकराता है और नाभिक को क्या कर देता है? तोड़ देता है। जैसे ही नाभिक टूटता है ना, वो ज्यादा स्थायी हो जाता है। जैसे ही नाभिक टूटता है वो ज्यादा स्थायी होता है, और जब वो अस्थायी होगा तो ऊर्जा क्या करेगा? मुक्त करेगा। वही क्रिया यहाँ पर होती है। यहाँ पर यूरेनियम 235 का एक परमाणु लिया गया, सिर्फ एक परमाणु, ध्यान देना, यूरेनियम 235 का एक परमाणु। तो यूरेनियम 235 के एक परमाणु से जा करके एक न्यूट्रॉन टकराएगा। टकराने के लिए नहीं टकराएगा, भले 100 को भेज दिए, टकराएगा तो एक ही जाकर के। तो यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 के नाभिक से एक न्यूट्रॉन जाकर टकराएगा, और एक न्यूट्रॉन जाकर टकराएगा तो यह जो 92 यूरेनियम 235 है, ये 92 यूरेनियम 236 का नाभिक बनेगा। ये न्यूट्रॉन जो है ना, इसके नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। और अब जो यूरेनियम बना है उसका परमाणु भार 235 नहीं, 236, क्योंकि नाभिक में एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। और ये जो 92 यूरेनियम 236 होता है ना, ये अत्यधिक अस्थायी होता है। अत्यधिक क्या होता है? अस्थायी, तुरंत टूट जाता है दो नाभिक में। और ये 92 यूरेनियम 236 तुरंत टूटेगा किसमें? तो 56 बेरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89, दो नाभिक में टूट गया। अच्छा, अब ये दोनों अस्थायी हैं, बेरियम भी अस्थायी हो गया, क्रिप्टॉन भी अस्थायी हो गया। तो यूरेनियम का एक नाभिक दो नाभिक में टूट गया, और ये दो नाभिक में टूटने के कारण यहाँ पर भारी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा, 190 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बड़ा ऊर्जा होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा होता है, और मेगा लग गया तो मेगा कब लगता है? 10⁻6 के लिए लगता है, 10⁻6 के लिए। तो ये बड़ा मतलब ऊर्जा है, भारी ऊर्जा है। और ये कितने से निकला है? एक नाभिक के विखंडन से निकला है। ये सिर्फ कितना से निकला है? एक नाभिक के विखंडन से 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकला है, और साथ ही साथ निकलता है 3 नए न्यूट्रॉन। फिर क्या होते हैं? 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये 3 नए न्यूट्रॉन फिर से जाके 3 नाभिक को तोड़ देते हैं। जैसे यूरेनियम लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी कि एक ही परमाणु को लेकर क्रिया कराएंगे। संभव है कि एक परमाणु को ले लें, पकड़ाएगा वो? नहीं। तो यूरेनियम थोड़ा सा लेंगे, अगर 1 ग्राम भी यूरेनियम ले लिए, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम यूरेनियम में लाखों करोड़ों परमाणु होंगे। मान के चलो 50 लाख परमाणु हैं, मान के पूछे, उससे अधिक होगा, लेकिन मान के चलते हैं कि 1 ग्राम में कितने परमाणु हैं? 50 लाख। तो अभी एक नाभिक टूटा है तो इतना ऊर्जा निकला है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचो, एक टूटा है तो 3 न्यूट्रॉन निकाला वहां से, तो फिर 3 न्यूट्रॉन जाके फिर 3 नाभिक को तोड़ेगा, तो फिर एक विखंडन में फिर इतना ऊर्जा निकलेगा, एक नाभिक के विखंडन में, फिर 2, फिर 3, तो फिर 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगा ना। अब फिर वहां से 3 को फिर न्यूट्रॉन निकलेंगे, जो आगे जाकर और तेजी से नाभिकों को तोड़ेंगे, और कुछ ही क्षणों में माने बहुत खतरनाक ऊर्जा निकलती है वहां से। तो ये रिएक्शन दिया गया है कि 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 ये न्यूट्रॉन है, और ये जाके टकराया, तो जो यूरेनियम का नाभिक था वो 92 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ, और 92 यूरेनियम 236 का जो नाभिक होता है वो अत्यधिक अस्थायी होता है। वो तुरंत क्या होता है? टूट जाता है इन दोनों नाभिकों में, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, और 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये जरूरी नहीं है
कि केवल ये हर बार वो 56 बेरियम 144 उत्पन्न करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी इसके समस्थानिक भी उत्पन्न होते हैं। अभिक्रिया हो रहा है ना, तो हमेशा एक ही रिएक्शन नहीं होता है, कभी कभी इनके समस्थानिक भी बनते हैं। जैसे देख लीजिए 56 बेरियम 144 है ना, अगले रिएक्शन में हो सकता है कि 56 बेरियम 141 बन जाए। क्रिप्टॉन देख रहे हैं 89 है, यहाँ पर 92 है, तो ये समस्थानिक भी बनाते हैं। माने ये मत सोचो कि हमेशा केवल एक ही रिएक्शन होगा, या परीक्षा में पूछ देना नाभिकीय विखंडन के रिएक्शन तो खाली ऊपर वाला लिखेंगे, नहीं, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी एक रिएक्शन लिख देंगे। ये भी रिएक्शन वही है, बस यहाँ पर ये बेरियम के क्या प्राप्त हुए हैं, समस्थानिक, क्रिप्टॉन के समस्थानिक। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए 92 यूरेनियम 235 में जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो ये तुरंत 92 यूरेनियम 236 बनेगा। ये अत्यधिक अस्थायी है, तुरंत दो नाभिक में क्या होगा, तो यहाँ पर जेनान और स्ट्रोंसियम भी बना सकता है, जेनान और स्ट्रोंसियम। 54 Xe 140 और 38 Sr 94। तो जरूरी नहीं कि हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनाएगा, जिसको ये याद है वो ये भी लिख सकता है। लेकिन जब जेनान और स्ट्रोंसियम बनाएगा तो कितना न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा, तो ये आगे जाकर दो नाभिक तोड़ेगा। लेकिन ज्यादा संभावना होता है ना यह वाला बेरियम और क्रिप्टॉन। लेकिन इसके अलावा भी नाभिकों में विखंडन होता है। इसके अलावा देख लीजिए एक और समस्थानिक बना है 56 बेरियम 142 का, देख रहे हैं, 36 क्रिप्टॉन 92 का, और यहां से कितना न्यूट्रॉन निकल रहा है, 2 न्यूट्रॉन। तो इसमें से कोई भी रिएक्शन हो सकता है। अगर ये बनेगा तो 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, और ये रिएक्शन होगा तो 2 न्यूट्रॉन, तो 3 निकले चाहे 2 निकले, ये दोनों जाके आगे तोड़ ही देंगे फिर से नाभिक। इस तरह से बहुत कम समय में ना बहुत अत्यधिक नाभिक टूट जाते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब यहाँ हम लिखे हैं कि 1 ग्राम यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा, 1 ग्राम यूरेनियम की अगर अभिक्रिया करें नाभिकीय विखंडन तो कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, तो 5 × 10 की घात 23, 5 के बाद 23 को जीरो लगा दो, और उसके बाद तब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा हुआ ना। और ये ऊर्जा किसके बराबर है, तो 20 टन TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन विस्फोटक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो 20 टन TNT भड़काएंगे ना, 20 टन समझ लो, 1 टन में 10 क्विंटल, तो 20 टन भड़काएंगे, उतना ऊर्जा देगा कौन, मात्र 1 ग्राम यूरेनियम। 1 ग्राम तो ऐसे आ जाएगा ही में, और लड़कियों को तो नाखूनों में उठ जाएगा 1 ग्राम। हाँ, मैं नाखूनों में उठा दोगे ग्राम तुम लोग, हम लोग नहीं उठा पाएंगे, हम लोग ऐसे उठा लेंगे 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में समझ लो कि इतना भारी मात्रा ऊर्जा का मिलेगा, जो 20 टन TNT फोड़ने पर मिलेगा। तो बहुत खतरनाक होता है। और जापान पर ऐसा 3 गो हो चुका है, नागासाकी और हिरोशिमा। 2 तो ले आके गिराया था परमाणु बम, आयोग नाभिकीय रिएक्टर बनाए थे सब, वो भड़क गया। तो 2 परमाणु बम अमेरिका मारा था और 1 नाभिकीय रिएक्टर उसका ब्लास्ट हो गया था। तो 3 परमाणु बम झेलने के बाद भी जापान खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है। भारत उससे जाता है टेक्नोलॉजी मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। तो जापान मेहनती तो है सब। तो 1 ग्राम यूरेनियम इतना ऊर्जा निकलेगा। तो इस रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन लिखा जा सकता है, केवल एक ही रिएक्शन लिखना है, जो चाहो वो लिख सकते हो। लेकिन ज्यादा ठीक होता है कौन, जिसमें से 3 न्यूट्रॉन निकलता है ना, वो ठीक है। मतलब ज्यादा किताब में यही मिलेगा तुम लोगों को, 3 न्यूट्रॉन वाला। ऊर्जा तो बराबर नहीं, ऊर्जा थोड़ा सा कम ज्यादा निकलता है, इतना थोड़ा सा 10-20 जूल आगे पीछे, 150 जूल कौन पूछ रहा है उसमें, इतना भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है कि हाँ। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। हो गया। देखिए नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, समझिए श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। जब एक यूरेनियम का नाभिक, और खास तौर से यूरेनियम हो 92 यूरेनियम 235। अच्छा एक और समस्या है, 238 क्यों नहीं लेते हैं, ले सकते हैं 238, कोई बात नहीं है, लेकिन 238 ना
इस यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 भी होता है और 92 यूरेनियम 238, थोड़ा सा अंतर समझ लो दोनों में। 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, दोनों का नाभिक टूटेगा तो नाभिकीय विखंडन होगा और भारी मात्रा में ऊर्जा मिलेगा। लेकिन ये जो 238 का नाभिक है ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आए और आकर टकरा जाए तब जाके टूटेगा। और इलेक्ट्रॉन पर न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से न्यूट्रॉन आएगा और इसके नाभिक से टकराएगा तब जाके टूटेगा। तो इतना ऊर्जा देने के लिए एक अलग से मशीन बैठाना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। और फिर टूटने के बाद जो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न हो रहा था उसकी तो ऊर्जा इतना होता नहीं है, तो 3 न्यूट्रॉन बेकार हो जाएगा। फिर दूसरा नाभिक तोड़ने के लिए फिर से उतने हाई स्पीड से न्यूट्रॉन को भेजना पड़ेगा, मतलब कि हर बार इस स्पीड का, मतलब इतनी ऊर्जा का न्यूट्रॉन चाहिए तब जाके टूटेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन ये जो 92 यूरेनियम 235 है ना, ये 0.03 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बहुत ज्यादा हो गया। 0.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए, इसको मेगा नहीं चाहिए, क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से क्या होता है, टूट जाता है। तो ये मंदगामी न्यूट्रॉन से टूटता है और 38 वाला तीव्रगामी न्यूट्रॉन से। तो जब ये मंदगामी न्यूट्रॉन से टूटेगा तो फिर 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है ना, तो 3 न्यूट्रॉन तो ऐसे ही उसका स्पीड कम होता है, लेकिन वो भी आगे जाके 3 नाभिक को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन 92 यूरेनियम 238 वाला अगर लगा दिया जाए तो 1 न्यूट्रॉन हाई स्पीड से भेजे, चलो मान लो कि तोड़ दिया, 3 न्यूट्रॉन बनाएगा ना, लेकिन वो 3 न्यूट्रॉन किसी काम का नहीं रहेगा, आगे नाभिक को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास ऊर्जा बहुत क्या है, कम है। वो मंदगामी न्यूट्रॉन है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये सब समस्या को देखते हुए 238 का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा एक चीज और है, 145:1 सबसे जो ज्यादा पाया जाने वाला यूरेनियम है ना, वो 238 से है। 92 यूरेनियम 238, 235 उसका समस्थानिक है। और समझ लो कि 145 परमाणु में 146 परमाणु में एक परमाणु होता है 235 का, बाकी 145 किसके होते हैं, 238 का। तो अनुपात के तौर पर देखा जाए तो 238 ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है और 235 कम पाया जाता है, इसीलिए तो महंगा है। ऐसे यूरेनियम सस्ता थोड़ी है, वो तो बहुत महंगा है। सोनार केवल इसका गहना बना ना दे, अरे मान लो गहना बना दे, वैसे संभव नहीं है, लेकिन अगर बना दिया ना तो सोना छोड़ कर महिला यूरेनियम पहनेंगी। तो देखिए यूरेनियम पर क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन आएगा, तीव्रगामी नहीं चाहिए, मंदगामी चाहिए, 235 वाला है, और 238 वाला लेंगे तो क्या चाहिए, तीव्रगामी चाहिए। तो एक न्यूट्रॉन आएगा और न्यूट्रॉन इसको तोड़ देगा और ये तुरंत कितने भाग में टूटेगा, 2 भाग में टूट गया। यहां से 2 भाग में टूटा। 92 यूरेनियम 235 और यहां से 2 परमाणु बनेगा, एक बेरियम का बनेगा और एक बनेगा क्रिप्टॉन का, और यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, 0n1 0n1 0n1, ये 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाएंगे और फिर से 3 नाभिक को तोड़ देंगे, क्योंकि मान लीजिए कि जहां पर यूरेनियम लेंगे चाहे कई परमाणु नहीं लेंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। ये जाएगा और फिर ये यूरेनियम हो गया, ये भी यूरेनियम, फिर ये भी यूरेनियम, और फिर ये टूटेगा 2 नाभिक में। नाभिक 2 है ना, क्रिप्टॉन, बेरियम, क्रिप्टॉन,
बेरियम, क्रिप्टॉन, टूट गया। और फिर यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। यहां से कितना न्यूट्रॉन? 3 न्यूट्रॉन फिर से निकलेगा। 0n1, 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 फिर यहां से 3 को निकलेगा। फिर यहां भी 3 को निकलेगा जी। अच्छा, एक नाभिक के विखंडन में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। हर विखंडन में 3 न्यूट्रॉन बनेगा नया, आगे जाके तीनों को तोड़ेगा, फिर आगे जाके भी तो 3 नाभिक को तोड़ेगा। ये जाएगा ऐसे तो 3 यूरेनियम को फिर से तोड़ेगा, समझे। अब फिर यहां से 2 बेरियम, क्रिप्टॉन, फिर से बेरियम, क्रिप्टॉन, फिर से क्रिप्टॉन, बेरियम बनेंगे ना। अब फिर 3 को न्यूट्रॉन, देख रहे हैं, बहुत खतरनाक हो जाता है ये। अब ये भी जाकर 3 को तोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो एक पूरी श्रृंखला नहीं बन गई। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन की, ये भी आगे बढ़ेगा, अभी ये भी आगे बढ़ेगा। बहुत माने एकदम 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा नाभिक को तोड़ देते हैं सब, काफी खतरनाक ऊर्जा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, एक श्रृंखला हो जाता है। अब इसका अगर समाज मानव हित में अगर उपयोग करना है, हाँ मानव के हित में उपयोग करना है, तो क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा उपाय लगाते हैं कि इस श्रृंखला अभिक्रिया को ना रोक लें, कंट्रोल कर लें, क्योंकि इससे ऊर्जा निकल रहा है और ऊर्जा का चाहेंगे तो आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं, बिजली बनाने में उपयोग कर लिया जाए। तो इस अभिक्रिया को अगर नियंत्रित कर लिया गया, रोक लिया गया, तो उसको हम बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अगर इसको नहीं रोका गया तब ये तो एकदम काफी विध्वंसक हो जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ता रहता है। हर विखंडन में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा जो आगे जाएगा 3 नाभिक को तोड़ेगा, फिर वहां से 3 निकलेगा, ऐसे करके। अब देखो 1 से 3 और 3 से 9 और 9 से के बाद 27 को निकलेगा, क्योंकि सब जगह से 3 को निकलेगा। तो ये अगर नहीं रोका गया तो ये अनियंत्रित हो जाएंगे और उस समय इसको कहेंगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो जो परमाणु बम में अभिक्रिया होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है, क्योंकि उसको रोका नहीं जाता है, पूरा एकदम लगातार नाभिक टूटता जाता है। और जो परमाणु भट्ठी में अभिक्रिया होता है वो नियंत्रित होता है। अब नियंत्रित करने के लिए परमाणु भट्ठी जो बना होता है ना, पूरा जो चारों ओर से दीवारें बनी होती है, उसमें कैडमियम का छड़ लगाया जाता है। कैडमियम का छड़, कैडमियम का छड़ क्या करता है ना, वो न्यूट्रॉन अवशोषक है। न्यूट्रॉन अवशोषक, कैडमियम का छड़ लगा दे यहाँ पर ले आके, तो जो न्यूट्रॉन निकल रहा है ना, ये नाभिक को तोड़ने से पहले वो क्या कर लेगा, अपने आप में अवशोषित कर लेगा। तो न्यूट्रॉन जो है अवशोषित हो जाएंगे। न्यूट्रॉन अवशोषित हो गए तो ना आगे जाएगा, ना नाभिक तोड़ेगा, ना नाभिक तोड़ेगा, ना फिर ऊर्जा बनेगा। बात समझ आ रहा है? तो कैडमियम का छड़ लगा करके हम इन न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, उसमें अवशोषित करा देते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। हाँ, और फिर अभिक्रिया कराना हो तो बस कितना न्यूट्रॉन चाहिए? 1 न्यूट्रॉन तो चाहिए। 1 न्यूट्रॉन भेजिए, जाके टकराएगा धीरों से, और धीरे से टकरा करके फिर टूटेगा, फिर 3 निकलेगा, टूटेगा, फिर ऊर्जा बनना चालू हो जाएगा। तो कैडमियम की छड़ लगा करके हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभिक्रिया को जब नियंत्रित कर दिए तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और नहीं कर पाए तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और अगर क्वेश्चन पूछे कि 92 यूरेनियम 235 के स्थान पर 92 यूरेनियम 238 क्यों नहीं लिया जाता है? उसके लिए अधिक तीव्रगामी न्यूट्रॉन चाहिए। और कितना ऊर्जा चाहिए उसके पास? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना ऊर्जा का न्यूट्रॉन रहेगा तब जाके नाभिक को तोड़ेगा। तो क्या उसमें श्रृंखला अभिक्रिया होगा? हो सकता है कि ना हो सकता है कि ना हो, क्योंकि उसके पास नहीं 35 का उपयोग होता है। किसमें? परमाणु भट्ठी में। तो एक बार हो गया उसके बाद से फिर नहीं चाहिए। एक नाभिक न तोड़ेगा। एक नाभिक टूटने से कितना दिन बिजली बनाओगे? बिजली भी तो बनाना है निरंतर, तो डेली थोड़ा थोड़ा अभिक्रिया होना चाहिए। तो 92 235 का यूज ज्यादा किया जाता है, 38 का नहीं करते हैं, क्योंकि उसका नाभिक थोड़ा क्या होता है, मजबूत होता है। तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। परमाणु बम गिरता है। नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन पता नहीं, हेडिंग हो गया नाभिकीय संलयन। अब देखो ध्यान से, जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक काफी तीव्र गति से आकर के एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। विखंडन में क्या हो रहा था? भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट रहा था, और इसमें क्या होता है संलयन में कि दो हल्के नाभिक जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, वो भी अपने अस्थायित्व को प्राप्त करता है। नाभिक क्या होता है? अस्थायी होता है, तो अस्थायित्व को प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ जुड़ के प्राप्त कर रहा है, और जब अस्थायित्व को प्राप्त करेगा तो वहां से ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। तो जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वहां से क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है, और इस घटना को, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। लेकिन नाभिकीय संलयन इतना आसान नहीं है जितना हम कह दिए। नाभिकीय संलयन में देखो, नाभिक पॉजिटिव होगा, दोनों नाभिक पॉजिटिव है ना होंगे, और पॉजिटिव को जोड़ने के लिए ना दोनों चूंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, तो इसके लिए चाहिए कि दोनों नाभिक बहुत हाई स्पीड से आए और आके क्या हो जाए? टकरा जाए, या उनको इतना ऊर्जा दे दें हम कि उस ऊर्जा पर दोनों क्या हो जाए? जुड़ जाए। तो ऊर्जा इसमें ज्यादा निकलता है। तो पहले संलयित होने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगता भी है। संलयित होने से पहले क्या चाहिए? उनको भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और जब जुड़ेंगे ना तो उससे भी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकालेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन के को सभी जानते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसमें जो ड्यूटेरियम है, भारी हाइड्रोजन, सूर्य पर देखो यही अभिक्रिया होती है, सूर्य पर यही अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन। वहां होता क्या है कि 1H2 से 1H2 जुड़ता है, 1H2 से 1H2, ड्यूटेरियम से ड्यूटेरियम जुड़ गया, और सूर्य का तापमान जानते हो कितना हैवी, बहुत भारी तापमान है, तो वहां पर इनके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, तेजी से आके क्या होते हैं? टकराते हैं और जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण कर देते हैं। तो बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो बनाते हैं 2He3 प्लस 1H1। ये प्रोटॉन के रूप में क्या होता है? निकल जाता है। ये जो हीलियम का नाभिक बना है ना, हीलियम बनेगा, हाँ हीलियम बनेगा। रुको रुको रुको, नहीं हीलियम नहीं बनेगा अभी। यहां देखो 1H2 प्लस 1H2, ये बनेगा 1H3 प्लस बनेगा 1H1। ये ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, और यहां से बहुत भारी मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शांत रहेगा, ये फिर जुड़ेगा 1H3 प्लस 1H2, भारी हाइड्रोजन से जुड़ते हैं सब, और जैसे ही जुड़ा अब बनाएगा 2He4। अब इसका नाभिक क्या हो गया? अस्थाई हो गया, और यहां से एक न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब नाभिक अस्थाई हो गया। कितना बार नाभिकीय संलयन हुआ? 2 बार, और दोनों बार में बहुत भारी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और हीलियम अक्रिय हो गया ना, अस्थायी अवस्था में आ गया। यही तो चाहिए, नाभिक अपना अस्थायित्व ही तो प्राप्त करना चाहता है। तो अपना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या किया? 2 नाभिक जुड़ा, तीसरा बनाया, फिर अभी भी ये पूर्णतः अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, फिर ये जुड़ेगा, और अब जो बनेगा हीलियम का नाभिक बनेगा, और इस तरह से नाभिकीय संलयन होता है। यही क्रिया कहाँ पर होता है? सूर्य पर होता है। और चूंकि सूर्य पर उतना तापमान है कि नाभिकीय संलयन आराम से हो जाता है। अगर इसको धरती पर कराना है तो उतना सूर्य के बराबर टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसके लिए पहले परमाणु बम फोड़ेंगे। ये समस्या है ना? बिल्कुल संभव है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संभव है, लेकिन उतना ऊर्जा कहाँ से देंगे? तो उतना ऊर्जा देने के लिए परमाणु बम को फोड़ना पड़ेगा। अब परमाणु बम फूटेगा तो उतना ऊर्जा उत्पन्न होगा, और उतना ऊर्जा से फिर नाभिक क्या होगा? जुड़ेगा, तो और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस तरह डबल धमाका। परमाणु बम फूटा,
वो नष्ट करबे करेगा, हाइड्रोजन बम फूटेगा तो वो नष्ट करेगा। तो नाभिकीय विखंडन पर बनता है परमाणु बम और नाभिकीय संलयन पर बनता है हाइड्रोजन बम। ये बहुत खतरनाक होता है, परमाणु बम से कई गुना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। तब परमाणु बम तो भड़का दिया गया है जापान पर, अभी हाइड्रोजन बम कहीं भड़काया नहीं गया है। अब एक चीज ध्यान सुनो, जब नाभिकीय संलयन हो रहा है, अच्छा नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दोनों रिएक्शन को एक बार लिख के समझा देते हैं तुम लोगों को। नाभिकीय विखंडन में क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। 92 यूरेनियम 235 था और न्यूट्रॉन टकराया तो 56 Ba कितना बना था, 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 0 N1 प्लस ऊर्जा। अरे ठीक है, ये हुआ था। ऊपर वाला देखिए नाभिकीय विखंडन है, नीचे वाला नाभिकीय संलयन है, दोनों में ऊर्जा निकल रहा है और भारी मात्रा में निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलता है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि ऊर्जा निकल रहा है? आइंस्टीन का अगर हम माने आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा तभी निकलेगा जब द्रव्यमान क्षति होगा, द्रव्यमान क्षति नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं निकलेगा आइंस्टीन के हिसाब से। तो इसका मतलब द्रव्यमान क्षति यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब कि पहले का जो द्रव्यमान है वो बाद के द्रव्यमान से या तो ज्यादा होना चाहिए नहीं तो कम, नहीं है ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, तभी ना क्षति हुआ। तो इधर ये तो न्यूट्रॉन है, इसमें तो कोई नाभिक है नहीं, न्यूट्रॉन के पास कहाँ नाभिक होता है? तो यहाँ नाभिक का द्रव्यमान कितना है? यूरेनियम के नाभिक का द्रव्यमान 235 और बेरियम के नाभिक का द्रव्यमान 144 और क्रिप्टॉन का 89, 9 4 13, 8 4 12, 12 1 13 और 1 1 2, बात नहीं करो, अंतर दिखा। 235 पहले था, 233 हो गया, 2 का अंतर हुआ ना, वही जो 2 का अंतर हो रहा है वही द्रव्यमान क्षति है और उसी के कारण यहाँ से क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है। तो अगर कहीं से ऊर्जा निकल रहा है तो मान के चलो कि द्रव्यमान क्षति वहां पर हो रहा है। अरे शांत रहो। और इसमें देखो माने अभिक्रिया से पहले 3 और 2, ये तो हाइड्रोजन का नाभिक है, ये भी नाभिक है, तो 3 2 5 और बना है तो 4, ये तो न्यूट्रॉन है, इसका कहाँ नाभिक होता है? तो पहले 5 था, अभी कितना है? 4, फिर एक का अंतर है ना। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान क्षति हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। तो नाभिकीय संलयन में भी द्रव्यमान क्षति होता है और नाभिकीय विखंडन में भी द्रव्यमान क्षति होता है, इसीलिए दोनों जगह से ऊर्जा निकलता है। और ये सारा प्रोसेस हो रहा है नाभिक को अस्थायी अवस्था में जाने के लिए। कहीं पर टूट के जा रहा है, कहीं पर जुड़ के जा रहा है। तो रिमार्क में बस ये लिखना है।